Good morning, students. So let me start our daily study. As you know, we were doing our first unit, basic concept of chemistry, and one important part of this unit is remain. This part is the solution. So in today's lecture, we will discuss about the solution. What is the meaning of solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more non-reacting components. होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब होता है? ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जितने कंपोनेंट हम डिसॉल्व करते हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्सेबल हो जाए. और यू नो द सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर एंड मिक्सचर इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन वी मिक्स नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स. मिक्सचर बेटा तभी बनता है जब हम नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स को मिक्स करें, चाहे वो होमो हो या हेटेरो. मिक्सचर की फॉर्मेशन कब होगी? जब जिन तुम सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट ना करें. क्योंकि अगर तुमने केमिकली रिएक्टिंग कंपोनेंट को मिक्स कर दिया, ऐसे सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देंगे. तो जब भी हमें मिक्सचर बनाना हो तो हमें क्या करना है? ऐसे सब्सटेंस को मिक्स करना है जो केमिकली रिएक्ट ना करें. यहाँ पर जिस सब्सटेंस को हम मिक्स करके ये सॉल्यूशन बना रहे हैं यानी मिक्सचर बना रहे हैं, उन सब्सटेंस को ही हम क्या बोल रहे हैं? कंपोनेंट्स बोल रहे हैं. तो कंपोनेंट्स का पता चल गया कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिनको हम मिक्स कर रहे हैं. और अगर हमें मिक्सचर बनाना है तो हमें कंपोनेंट कैसे लेने पड़ेंगे? नॉन रिएक्टिंग. अब अगर कंपोनेंट एक दूसरे के अंदर मिक्सिबल है तो होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा. और होमोजेनस मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं. होमोजेनस मिक्सचर को ही हम कॉमन नेम क्या देते हैं? सॉल्यूशन. और अगर हमने नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट को मिक्स कर दिया तो क्या बन जाएगा? वो फिर हेटेरोजेनस मिक्सचर. तो फिलहाल हम हेटेरोजेनस मिक्सचर की स्टडी नहीं कर रहे. हेटेरोजेनस मिक्सचर की स्टडी हम बाद में करेंगे. फिलहाल हम कर रहे हैं होमोजेनस मिक्सचर की स्टडी. होमोजेनस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है. क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स. सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है. और ये कब बनेगा? जब दो और दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स को आप मिक्स करोगे. सॉल्यूशन को कभी कभी ट्रू सॉल्यूशन भी बोल देते हैं. अब जैसे मैंने मिक्स किया वाटर प्लस ग्लूकोज. यू नो ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन वाटर. सो जब तुम ग्लूकोज और वाटर को मिलाओगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? सॉल्यूशन की. होमोजेनस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन की. इसी तरह से अल्कोहल भी वाटर के अंदर क्या होता है? मिक्सिबल. तो अल्कोहल और वाटर को मिक्स करोगे तो भी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? सॉल्यूशन की. अब हमारे पास क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है बाइनरी सॉल्यूशन. अब हम कितने भी नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बना सकते हैं ना. हम दो कंपोनेंट को मिक्स करें, तीन को मिक्स करें. जैसे वाटर लिया हमने एक कंपोनेंट, वाटर के अंदर हमने अल्कोहल और इसी के अंदर हमने ग्लूकोज मिक्स कर दिया, तो वो भी क्या हो गया? बना तो सॉल्यूशन ही, होमोजेनस मिक्सचर ही, बट वहाँ कंपोनेंट 3 हो गई. अब जैसे हम लेमिनॉइड बनाते हैं तो लेमिनॉइड के अंदर हम क्या मिक्स करते हैं? वाटर होता है हमारे पास, शुगर होता है, इसी तरह से लेमन जूस होता है, सॉल्ट होता है. तो ये सब मिक्स करके हम लेमिनॉइड तैयार करते हैं. तो लेमिनॉइड भी हमारा क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है यानी सॉल्यूशन ही है. बट उसके अंदर कंपोनेंट्स कितने हो गए? 4 या 5 कंपोनेंट्स हो गए. तो बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं हम? विच कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट्स. हमारे 11th क्लास बोर्ड और एंट्रेंसेस के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन की ही स्टडी है. तो बाइनरी सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट्स. तो हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन. दो कंपोनेंट और कंपोनेंट कैसे होने चाहिए? मिक्सिबल. और कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग. जब ऐसे नॉन रिएक्टिंग मिक्सिबल 2 कंपोनेंट्स को आप मिक्स करोगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? सॉल्यूशन की. तो अब हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो बाइनरी सॉल्यूशन है. तो बाइनरी सॉल्यूशन में होंगे 2 कंपोनेंट. अब एक कंपोनेंट को हम बोलेंगे सोल्यूट और एक को बोलेंगे हम सॉल्वेंट. अब सोल्यूट किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे? अब इसके लिए हम 2 केस ले लेते हैं. फर्स्ट केस मैंने लिया है इफ बोथ कंपोनेंट आर इन डिफरेंट फेज. अगर दोनों कंपोनेंट डिफरेंट फेज में हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को सिलेक्ट करने में कोई कंफ्यूजन नहीं है. सॉल्वेंट वो होगा जिसकी फिजिकल स्टेट वही होगी जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है. अब सॉल्यूशन आप तैयार कर लोगे, 2 कंपोनेंट को डिफरेंट फेज वाले 2 कंपोनेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन तैयार कर लोगे.
जैसे एक कंपोनेंट हमारे पास सॉलिड और एक है लिक्विड, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हमें पता चल जाएगी। तो सॉल्यूशन की अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो जो लिक्विड कंपोनेंट है वही सॉल्वेंट है, और अगर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है सॉलिड तो जो सॉलिड कंपोनेंट है वही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। मीन सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होगा जिसकी फिजिकल स्टेट वही होगी जो किसकी फिजिकल स्टेट है, सॉल्यूशन की। तो अगर दोनों कंपोनेंट डिफरेंट फेज में है, दोनों के डिफरेंट फिजिकल स्टेट है, तो वहाँ पर इनको सॉलिड और सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना बहुत ही ईजी होगा। दैट कंपोनेंट इज सॉल्वेंट whose physical state is same as that of the physical state of the solution। केस फर्स्ट, अगर हमारे पास डिफरेंट फेज वाले दो कंपोनेंट को हमने मिक्स किया तो सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट which is in same phase as that of the solution। फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस यूरिया, हमने वाटर और यूरिया को मिक्स किया। यू नो वाटर इज सोलुबल इन यूरिया इज सोलुबल इन वाटर। खेतों में डालते हैं ना यूरिया, वाटर के अंदर क्या होती है, घुल जाती है, बट केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो यूरिया और वाटर का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, मिसिबल है, तो होमोजेनियस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन बनेगा। तो वाटर जो होगा हमारे पास लिक्विड है और यूरिया क्या है, सॉलिड। तो इन दोनों को मिक्स करके जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन भी कौन सा बनेगा, लिक्विड। तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है। अब यहाँ पर लिक्विड फिजिकल स्टेट किसकी है, वाटर की, तो वाटर ही यहाँ पर सॉल्वेंट होगा और यूरिया जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट। सो अंडरस्टैंड, इफ वी मेक अ बाइनरी सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट whose physical state is different, then that component is known as solvent whose physical state is same as that of the physical state of the solution। For example, if we mix water and urea, then we form liquid solution। So liquid component water act as solvent and urea act as solute। Now we take the second case, if both component are in the same phase। Second case, if both the component are in the same phase, then which component is solvent and which component is solute? If both the components are in the same phase, then that component is known as solvent which is present in large amounts। If both the components are in same phase, that component which is present in large amount is known as solvent। For example, when we mix water and ethanol, this is the formula of ethanol, an important alcohol। If we mix water and ethanol, then form solution. You know water is liquid, ethanol also in liquid, so solution formed is also in liquid phase, and that component which is present in large amount। For example, if you mix 1 mole water and 2 mole ethanol to form this solution, so ethanol has 2 mole, so ethanol is in large amount, so that component which is in large amount is known as solvent and that component which is present in small amount is known as solute। पीछे वाले केस में तो क्या था, अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट हो कंपोनेंट्स की तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वही कंपोनेंट क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब दोनों ही हमारा जो कंपोनेंट है वो सेम फिजिकल स्टेट में है, दोनों ही लिक्विड है, सॉल्यूशन भी क्या बनेगा, लिक्विड। तो फिजिकल स्टेट देख कर हम सॉल्वेंट डिसाइड नहीं करेंगे। तो सॉल्वेंट जो हम डिसाइड करेंगे वो किस बिहाफ पर करेंगे, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास सॉल्वेंट कहलाएगा। जैसे कि 1 मोल वाटर और 2 मोल अल्कोहल को मिक्स करके हमने सॉल्यूशन बनाया, तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्कोहल है वो ज़्यादा अमाउंट में है, तो जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है और जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है। तो क्या हुआ, अब डाउट नहीं होगी, क्लियर हुआ। हमारे पास 2 केसेस आ रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमें सिलेक्ट करना आना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट सॉल्यूट और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है। तो मैंने इसके लिए आपको 2 बातें बताई हैं। अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट में है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सॉल्वेंट जिस फिजिकल स्टेट में है उसी फिजिकल स्टेट में हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट देखकर हम आराम से पहचान सकते हैं सॉल्वेंट कौन है। लेकिन अगर दोनों ही कंपोनेंट सेम फिजिकल स्टेट में है और सॉल्यूशन की भी वही फिजिकल स्टेट है, दोनों लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड बन गया, तो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा जो कंपोनेंट वो सॉल्वेंट कहलाएगा। अब जरूरी नहीं है कि जिन सॉल्यूशन के अंदर वाटर प्रेजेंट हो, यू नो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन इन विच 1 कंपोनेंट इज वाटर। जिन सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट वाटर होता है उनको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर ही हमेशा क्या हो, सॉल्वेंट हो।
जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया। तो अब सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम पहचान सकते हैं कि दिए हुए बाइनरी सॉल्यूशन में कौन कंपोनेंट सोल्यूट का काम करेगा और कौन सॉल्वेंट का। नाउ वी गोइंग आवर नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम काफ़ी डिटेल से करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन amount of solute in a fixed amount of solution or in a fixed amount of solvent। कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से हमारा मतलब क्या है कि सॉल्यूशन की फिक्स अमाउंट में या सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट में सोल्यूट की अमाउंट क्या है। यानी यहाँ पर लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एंड इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब जैसे हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन की कोई फिक्स अमाउंट उठाई, हमने एक सॉल्यूशन बनाया, जैसे कि हमने वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लिया, और वहाँ से हमने सॉल्यूशन की कोई फिक्स अमाउंट उठाई। जैसे मैंने वहाँ से 1 लीटर सॉल्यूशन उठाया, ये अमाउंट मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी अमाउंट फिक्स कर सकती हूँ। जैसे मैंने प्रेजेंट केस में क्या किया, 1 लीटर सॉल्यूशन उठाया, तो मैं अब ये देखूंगी कि उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्ट है उसकी कितने अमाउंट प्रेजेंट है। अगर मुझे इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है, कंसंट्रेशन निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन की एक फिक्स अमाउंट लेंगे, हम कोई पर्टिकुलर अमाउंट लेंगे और उसमें सॉल्यूट की अमाउंट चेक करेंगे। जनरली सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसमें सॉल्यूशन की फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट की अमाउंट निकाली जाती है, लेकिन कुछ केसेस में सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट की अमाउंट निकालते हैं हम। जैसे कि जो हमारे पास एक मोलिडिटी या कंसंट्रेशन टर्म आएगी, उसमें सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट में से सॉल्यूट की अमाउंट हम निकालते हैं। तो सॉल्यूट या सोल्यूट की अमाउंट हमें देखनी है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की फिक्स अमाउंट। अब हमारे पास ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है, इनकी क्या फिजिकल स्टेट है, इनका नेचर कैसा है, और इनकी जो अमाउंट हम चेक कर रहे हैं, जो अमाउंट ले रहे हैं, वो हम अमाउंट में हम क्या इनका वॉल्यूम ले रहे हैं या हम इनका मास ले रहे हैं, एक का वॉल्यूम एक का हम मास ले रहे हैं। तो इस बिहाफ के ऊपर सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत टाइप की, डिफरेंट टाइप की है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट की टाइप, यानी कि अमाउंट की टाइप का मतलब हमने जो अमाउंट लिया है वो वॉल्यूम लिया है, मास लिया है, दोनों का वॉल्यूम, दोनों का मास, एक का मास एक का वॉल्यूम लिया है। क्या कंसीडर किया है, देयर फिजिकल स्टेट, सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट, क्या फिजिकल स्टेट में है सोल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों लिक्विड है, एक सॉलिड एक लिक्विड, एंड सो ऑन। एंड नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर देखते हुए क्या है, कंसंट्रेशन टर्म आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ये कंसंट्रेशन टर्म जो है वो डिफरेंट टाइप की है। सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक सिर्फ इस यूनिट से तक ही लिमिट नहीं करता है, काफ़ी ब्रॉड मीनिंग रखता है। तो सॉल्यूशन की जो स्टडी करनी है, सॉल्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सॉल्यूशन। सो कंसंट्रेशन टर्म डिफरेंट टाइप की है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनकी रिप्रेजेंटेशन भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मोल फ्रैक्शन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन जो है वो किसी भी कंपोनेंट का निकाला जाता है, किसी भी कंपोनेंट का। जैसे आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल देंगे तो कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में से जितना होता है, एक में से जितना होता है वो फ्रैक्शन होता है। परसेंटेज 100 में से जितना होता है वो परसेंटेज होता है, और एक में से जितना होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? जिस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वो लेंगे हम, ऊपर लेंगे उस कंपोनेंट के मोल, और उसको हम टोटल मोल, सभी कंपोनेंट के जो टोटल मोल होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स। जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल और टोटल मोल का जो रेशियो है वही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ वी मिक्स 3 कंपोनेंट ए बी एंड सी, सपोज करो हमने 3 मिक्सिबल कंपोनेंट को मिक्स कर रखा है, ए बी और सी। 3 कंपोनेंट है ए बी और सी, तीनों ही मिक्सिबल है बट नॉन रिएक्टिंग है। आपको पता है हम सॉल्यूशन स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ नॉन रिएक्टिंग ही रहेंगे, और होमोजेनस है ये मिक्सचर जो सॉल्यूशन है ये, तो कंपोनेंट मिक्सिंग है, ठीक है।
तो हमने तीन A, B और C तीन कंपोनेंट को मिक्स करके बना रखा है सॉल्यूशन। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं A, B और C के, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन ऑफ A रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको किससे? XA से। X मोल फ्रैक्शन है और A हमारे पास कंपोनेंट है। तो A की जो मोल फ्रैक्शन है उसको हमने रिप्रेजेंट किया XA से। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B प्लस मोल ऑफ C। We can also write मोल ऑफ A अपॉन मोल टोटल। टोटल मोल बोल सकते हो ना मैं, स्मॉल n से मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो जैसे हमें A के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो ऊपर हमने A के मोल लिए और नीचे हमने सभी कंपोनेंट A, B और C के मोल लिए। यानी कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ ऑल कंपोनेंट मीन टोटल मोल। इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B XB, मोल ऑफ B अपॉन मोल टोटल। In the same way मोल फ्रैक्शन ऑफ C XC, मोल ऑफ C अपॉन मोल टोटल। सभी कंपोनेंट के मोल, ये हो जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ C। जितने भी कंपोनेंट हो, चाहे हमने दो कंपोनेंट मिक्स करके कोई बाइनरी सॉल्यूशन बना रखा है या तीन कंपोनेंट को मिक्स करके टेरिनरी सॉल्यूशन बना रखा है या चार या छह से ज्यादा पॉलिनरी सॉल्यूशन बना रखा है, which contain two or more, any solution which contain two or more component, the sum of mole fraction of all component is always 1. Note, क्या नोट है? sum of mole fraction, sum of mole fraction always 1. सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा? 1 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1। चाहे दो कंपोनेंट हो या दो से ज्यादा, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर हमारे पास दो ही कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास A प्लस B, A और B को हमने मिक्स करके बना रखा है सॉल्यूशन। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन है A के XA और B के मोल फ्रैक्शन है XB। अब हमारे पास XA और प्लस XB का जो सम होगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। A और B के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी हेल्प कहाँ पर करेगी? अगर हमारे पास एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हो तो दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं ना। जैसे हमने क्या किया, A के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, तो A के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, हमारे पास X आ गई, तो B के मोल फ्रैक्शन हम 1 माइनस X करके निकाल सकते हैं ना। तो सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है? 1। और अगर हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे और दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकाल लेंगे? 1 माइनस द मोल फ्रैक्शन ऑफ गिवन कंपोनेंट। तो ये है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे, वह परसेंटेज। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल करने के बाद आप मोल फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो अच्छे से समझ जाओगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने क्या किया, 180 ग्राम वाटर लिया, 92 ग्राम इथेनॉल, दिस इज द C2H5OH is the formula of ethanol, you have already studied it in 10th class, and 32 ग्राम is methanol mixed to form solution। इथेनॉल, मीथेनॉल, ये जो अल्कोहल्स हैं ये वाटर के अंदर सोलुबल होते हैं। तो हमने क्या किया, 180 ग्राम तो वाटर ले लिया, 92 ग्राम हमने इथेनॉल लिया और 32 ग्राम मीथेनॉल को तीन कंपोनेंट को मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया। कह रहा है हमसे फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो किस पहले हम वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर हम इथेनॉल और मीथेनॉल। तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट के मोल को टोटल मोल से हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब टोटल मोल जो होंगे वो किस का सम होंगे? मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ मीथेनॉल। तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल, ईच कंपोनेंट के मोल का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोल। तो मोल वाटर निकालेंगे हम।
अगर अमाउंट दे रखी है उससे मोल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो वाटर के मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 180 ग्राम और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, बहुत ही आसान सी बात है ये। तो वाटर के जो मोल होंगे वो कैसे निकालेंगे, इसका दिया हुआ मास और इसका मोलर मास। तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास 10 मोल, वाटर के मोल आ गए 10। द सेम वे हम मोल निकाल लेंगे किसके, इथेनॉल के, इथेनॉल के मोल। अब इथेनॉल का गिवन मास है हमारे पास कितना 92 ग्राम और मोलर मास एटॉमिक मास का सम करके, ये कुछ एक जो फैमिलियर कंपाउंड है इनके मोलर मास को आप याद कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में निकालने के लिए बैठो और जितना टाइम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिले उसमें आप मोलर मास ही निकालते रह जाओ। तो जो 10-12 फैमिलियर कंपाउंड है उनके मोलर मास आप याद रखिएगा। तो इथेनॉल का जो मोलर मास होता है वो होता है 46। तो मोल कितने आ गए इथेनॉल के 2 आ गए। इसी तरह से हमारे पास मोल आ जाएंगे मीथेनॉल के। मीथेनॉल का गिवन मास कितना है हमारे पास 32 ग्राम और इसका मोलर मास भी कितना होता है 32। तो मोल कितना आ गया 1। तो टोटल मोल आ गए हमारे पास मोल H2O प्लस मोल इथेनॉल प्लस मोल मीथेनॉल और ये आ गए हमारे पास 10 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। टोटल मोल आ गए 13। ये हमारे पास आ गए अनटोटल। तो अनटोटल आ गए 13। नाउ वी फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन। लेट मी टेक द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल वाटर अपॉन मोल टोटल। मोल वाटर कितने हैं 10, टोटल कितने हैं 13। तो 10 अपॉन 13 आ गया मोल फ्रैक्शन वाटर। इन द सेम वे वी कैन फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH। इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, इथेनॉल के मोल 2 अपॉन टोटल मोल कितने हैं 13। इन द सेम वे मोल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट करेंगे किसके CH3OH के। इसका मोल कितना है 1 और टोटल मोल कितने हैं 13। 10 अपॉन 13, 2 अपॉन 13 और 1 अपॉन 13। और इन तीनों को जब तुम सम करोगे तो इनका सम कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से निकालेंगे हम मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का। नेक्स्ट हम कंसंट्रेशन टर्म लेंगे परसेंटेज। कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास परसेंटेज। हमें परसेंटेज निकालनी है, सॉल्यूशन की परसेंटेज। कोई भी सॉल्यूशन दे दिया जाए और कह दिया जाए कि सॉल्यूशन की परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज का हमारा मतलब होता है 100 में से। जैसे आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी हो तो आप 100 में से निकालते हो। तो परसेंटेज का क्या मतलब होगा यहाँ पर, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास बेटा परसेंटेज। परसेंटेज मीन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। आपको याद रखना है सॉल्यूशन 100 सॉल्यूशन की जो अमाउंट है उसमें सोल्यूट की अमाउंट हमें निकालनी है, यहाँ सॉल्वेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हमने सॉल्यूशन बनाया, हमने यूरिया को वाटर में डिसॉल्व किया और सॉल्यूशन बना दिया। अब सॉल्यूशन हमारे पास कितना भी है, हम उसमें से क्या करेंगे 100 पार्ट्स उठाएंगे उस सॉल्यूशन के। 100 पार्ट्स का मतलब हम 100 ग्राम उठाएंगे या 100 ml उठाएंगे और उसमें हम यूरिया देखेंगे कि कितना ग्राम है। अब सॉल्यूट की अमाउंट और जो सॉल्यूशन की जो अमाउंट है वो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सॉल्यूट का हम मास ले रहे हैं, सॉल्यूशन का भी हम जो 100 पार्ट्स ले रहे हैं वो सॉल्यूशन का क्या ले रहे हैं, मास ले रहे हैं, या एक का मास एक का वॉल्यूम, या दोनों का हम वॉल्यूम ले रहे हैं। सॉल्यूट और सॉल्यूशन की जो अमाउंट है वो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, दोनों का हम मास ले रहे हैं, दोनों का वॉल्यूम ले रहे हैं, या एक का मास एक का वॉल्यूम ले रहे हैं। तो इस बिहाफ के ऊपर क्या है, ये जो परसेंटेज मेथड है, यानी कि जो सॉल्यूशन की परसेंटेज है वो 3 टाइप की है। तो जो फर्स्ट टाइप है परसेंटेज वो है W/W परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। W/W परसेंटेज का मतलब क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसको क्या बोलते हैं हम,
वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज। मतलब यहाँ पर देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर दोनों कंपोनेंट सॉल्यूशन और सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों की जो अमाउंट लेंगे हम, वो क्या लेंगे, मास कंसीडर करेंगे। परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे और 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम है ये फाइंड आउट करेंगे। हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होगा पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम है, ये हो जाएगा W/W परसेंटेज। तो W/W परसेंटेज निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट, जनरली ग्राम में ही लेते हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर सोल्यूट की का मास ग्राम में लेंगे तो सॉल्यूशन का मास भी किस में लेंगे, ग्राम में ही लेंगे, दोनों की यूनिट सेम लेंगे। सो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, ये होगा W/W परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो W/W परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है। जैसे कि इसके लिए हम एक एग्जांपल ले, छोटा सा, हमारे पास है 10 ग्राम यूरिया dissolved in water to make 200 gram solution. Find out its W/W percentage। हमने क्या किया है, 10 ग्राम यूरिया वाटर के अंदर डिजोल्व करके 200 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। कह रहा है इसकी W/W परसेंटेज निकालो, किसकी, सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की W/W परसेंटेज। अब W/W का मतलब पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम है। सोल्यूट कौन है, यूरिया, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो अब हमें मास दिया गया है, सॉल्यूशन का मास दिया गया है 200 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 200 ग्राम, एंड मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट इज 10 ग्राम। हमें W/W परसेंटेज का मतलब याद रखना है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ग्राम है। वी कैन से दैट 200 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन सोल्यूट यानी यूरिया इज इक्वल टू 10 ग्राम। 200 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम। तो परसेंटेज के लिए कितने में से देखेंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन सोल्यूट, हाउ मच ग्राम, हाउ मच अमाउंट, 10/200 इंटू 100। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5%। और कौन सा परसेंट, W/W। मैं बाइनरी मेथड से कर रही हूँ, वही फॉर्मूला आ गया हमारे पास। 200 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट 10 ग्राम था, परसेंटेज के लिए कितने में से निकालेंगे, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना होगा, 100/200 इंटू 100। क्या होगा, 10/200 इंटू 100। यानी कि फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 200 ग्राम इंटू 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5% W/W। अब इसका रिवर्स किया करके दिया जा सकता था। अगर आपको परसेंटेज दी होती कि आपके पास 5% W/W aqueous यूरिया सॉल्यूशन आपको दिया गया है, 5% W/W aqueous यूरिया सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें यूरिया कितना है, सोल्यूट कितना है, सोलवेंट कितना है। मतलब रिवर्स करके दिया जा सकता है। देखो बेटा, ये जो सॉल्यूशन की परसेंटेज निकालने का ये जो फॉर्मूला है, ये 9th क्लास तक है। 11th और 12th क्लासेस के अंदर आपको कभी भी सॉल्यूशन की परसेंटेज निकालने के लिए नहीं देंगे। छोटी क्लासेस का टॉपिक है ये हमारा। तो अब हमारे पास क्या है, ये जो बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, उसमें क्या होगा, आपको सॉल्यूशन की का रेफरेंस दे दिया जाएगा। जैसे कि सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का मैंने इस तरह से रेफरेंस दिया कि 5% W/W aqueous यूरिया सॉल्यूशन है,
और ये रेफरेंस देके आपको, और जो दूसरी कंसंट्रेशन टर्म है जो अभी हम पढ़ेंगे वो पूछ लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या दिया गया है, इसमें सोल्यूट कितना है, कितने सॉल्वेंट कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 5% W/W aqueous यूरिया सॉल्यूशन का क्या मतलब, aqueous लगा दिया जिसका मतलब सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और सॉल्यूट कौन है, यूरिया। बट वाटर कितना ग्राम है, यूरिया कितने ग्राम है, और सॉल्यूशन कितने ग्राम है, इसका पता हमें इसी से चल रहा है। 5% का क्या मतलब है, परसेंटेज है, W/W परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम है। तो 5%, इस 5% का मतलब ये है कि 5 ग्राम जो यूरिया है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। इसका मतलब ये है 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इस 5% W/W का मतलब ये है। तो परसेंटेज अगर दी जाए तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सॉल्यूट का की अमाउंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की अमाउंट। 5 ग्राम यूरिया जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो अगर हमारे पास सॉल्यूट 5 ग्राम है और सॉल्यूशन टोटल 100 ग्राम है तो सॉल्वेंट निकाल सकते हैं ना, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही तो सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो वाटर का मास कितना आ जाएगा, मास वाटर कितना आ जाएगा, 100 माइनस 5 95 ग्राम। तो तीनों की अमाउंट पता लग गई ना परसेंटेज से। 5 ग्राम सॉल्यूट है, 95 ग्राम सॉल्वेंट है और 100 ग्राम में सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट जो परसेंटेज मेथड है वो है W/V परसेंटेज। परसेंटेज मेथड है हमारे पास W/V परसेंटेज। W/V परसेंटेज का मतलब वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये कब यूज होती है, ये परसेंटेज मेथड जो है किन सॉल्यूशन के लिए यूज होती है, जिनमें हमारा सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्यूशन लिक्विड हो। तो जैसे कि अब W/V परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम है। अब सॉल्यूशन की अमाउंट हम लेंगे, सॉल्यूशन का हम लेंगे वॉल्यूम, किसमें, ml में या सेंटीमीटर क्यूब में। यू नो 1 ml = 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सॉल्यूशन का हम वॉल्यूम लेंगे ml या सेंटीमीटर क्यूब में, और सॉल्यूट का हम क्या लेंगे, मास, किसमें, ग्राम में। 100 ml सॉल्यूशन में या 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम है, ये हमें निकालना है। हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ml और पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज W/V percentage. So W/V percentage, what is the formula to calculate the W/V percentage of solution? Mass of solute always in gram upon solute always taken in gram upon volume of solution, volume of solution in ml or centimeter cube into 100। W/V परसेंटेज, ऊपर लेंगे सॉल्यूट का मास ग्राम में, नीचे लेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml या सेंटीमीटर क्यूब में इनटू 100। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 20 ग्राम ग्लूकोज इन 500 ml सॉल्यूशन, 20 ग्राम ग्लूकोज इन 500 ml सॉल्यूशन। Find out W/V percentage of solution। 500 ml सॉल्यूशन में, टोटल सॉल्यूशन है 500 ml। सॉल्यूशन कैसे बनाया है, 20 ग्राम ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व किया और 500 टोटल 500 ml सॉल्यूशन तैयार किया। इस सॉल्यूशन की W/V परसेंटेज पूछ रहा है हमसे। तो W/V परसेंटेज का मतलब 500 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम, परसेंटेज के लिए कितने में से निकाल देंगे, 100 ml में से। तो 500 ml सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट इज इक्वल टू 20 ग्राम। To find out the
percentage we take the amount of solute 100 ml. So 100 ml solution contain solute is equal to 20 upon 500 into 100. हमारे पास क्या आ जाएगा ये 10% W by V, 10% W by V। या परसेंटेज को हम पहले या बाद में लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले बाद में लगा सकते हैं, ये आपको लगी हुई मिलेगी। तो 10% W by V आ गया। ये बाइनरी मेथड से किया है, वही आ गया फॉर्मूला। ऊपर आ गया मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, सोल्यूट का मास 20 ग्राम था। नीचे आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या सेंटीमीटर क्यूब और इनटू 100। तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 W by V परसेंटेज निकालने का। तो फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको यहाँ पर सॉल्यूशन की परसेंटेज निकालने के लिए न्यूमेरिकल नहीं दिए जाएंगे। आप बहुत बड़ी 11th क्लास में बैठे हो, तो आपको क्या होगा, ये परसेंटेज दी जाएगी, ये रेफरेंस दे दिया जाएगा। उस रेफरेंस की हेल्प से ही जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आपको दे दिया गया 10% W by V aqueous यूरिया सॉल्यूशन, इस तरह से रेफरेंस दे दिया गया। किसी भी सॉल्यूशन की बोतल पे लिखा हुआ था 10% W by V aqueous यूरिया सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब है, अब इसमें आपको यूरिया की अमाउंट, सॉल्यूशन की अमाउंट, सॉल्वेंट की अमाउंट पहचाननी है। तो अब मैं आपको, बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि इसमें क्या लेंगे, यूरिया हमारा सॉल्यूट है, तो ये जो है W by V परसेंटेज का मतलब यूरिया 10 ग्राम है, तो मास ऑफ यूरिया, तो मास ऑफ यूरिया तो हमारे पास कितना है 10 ग्राम। इसका मतलब यही है ना, 10% W by V का मतलब कि जो 10 ग्राम यूरिया है वो 100 ml सॉल्यूशन में है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे गलती यही करते हैं कि W by V को W by W बना देते हैं और सॉल्यूशन की वॉल्यूम की बजाय सॉल्यूशन का मास ले लेते हैं, सॉल्यूशन का मास भी 100 ग्राम ही मान लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का मास चाहिए तो हमें साथ में डेंसिटी दी जाएगी, तो डेंसिटी दी जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, जो वॉल्यूम है उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो जैसे सपोज करो हमें इस सॉल्यूशन की डेंसिटी डी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, तो अब हम मास निकाल सकते हैं ना। तो मास क्या आ जाएगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 100 ml, तो जो डेंसिटी दी जाएगी उसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। तो इस केस में आपको डेंसिटी गिवन होगी, तो वॉल्यूम को मास नहीं बनाएंगे हम, डेंसिटी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके मास निकालेंगे। तो इस तरह से डेंसिटी और 100 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। सोल्यूट का मास हमें दिया गया था, अब सॉल्वेंट का मास हम निकाल सकते हैं। जैसे वाटर है, यहाँ पर एक्वस है तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर, तो वाटर का मास हम कैसे निकालेंगे, मास सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, 100 डी माइनस प्रेजेंट केस में मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10। तो अगर डेंसिटी दी जाएगी तो इस तरह से सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास सेकंड W by V। उसके बाद थर्ड परसेंटेज मेथड है V by V। थर्ड हमारे पास परसेंटेज है V by V परसेंटेज। थर्ड है V by V परसेंटेज, नेम से पता चल रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होगा, दोनों का हम जो अमाउंट है वो वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, सोल्यूट का भी और वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का भी क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है, जैसे कि 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने ml है, 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो तो वहाँ पर जैसे कि हम यूनिट भी सेम ले सकते हैं। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 100 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने लीटर है,
ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml ही देखें। जैसे दोनों की वॉल्यूम आपको लीटर में दे दिया जाए, सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का दोनों का वॉल्यूम लीटर में दे दिया जाए तो लीटर में पुट कर दो। ठीक है, तो क्या कैसे निकालेंगे V/V परसेंटेज को? ऊपर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जनरली किसमें लेते हैं, ml या सेंटीमीटर क्यूब में।